जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में कवर करेंगे। दोस्तों, झारखंड जेट, बिहार स्टेट, यूपी टेट इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस क्लास में मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। विचारधारा अर्थात इनके रास्ते पर और कौन कौन विद्वान चले हैं जो समाज की एक नई दिशा और दशा सुधारने का प्रयास किए हैं। फर्स्ट में मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है जिसमें बहुत से विचार निहित है। उन सभी विचारों की समग्रता ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी प्रमुख विचारों का परिचय इस प्रकार है। मार्क्सवादी के 3 अनिवार्य घटक हैं: द्वैतात्मक, ऐतिहासिक भौतिकवाद, और सेकेंड है राजनीतिक अर्थशास्त्र, थर्ड है वैज्ञानिक समाजवाद। जिसमें से 2 प्रमुख सिद्धांत हैं: द्वैतात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वैतात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकांत और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। अब बात करेंगे, आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैतात्मक भौतिकवाद किससे ताल्लुक रखता है, किससे से संबंध रखता है, ठीक है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद किससे संबंध रखता है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे कि ऐतिहासिक और द्वैतात्मक को ध्यान रखेंगे। द्वैतात्मक भौतिकवाद जो है संबंध प्रकांत और जगत के नियमों की व्याख्या से संबंधित रखता है, ठीक है, द्वैतात्मक। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। तो यहाँ से 2 चीज़ आप ख्याल रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो मार्क्सवाद का सिद्धांत कहता है दोस्तों। अब बात करेंगे मार्क्सवादी द्वैतात्मकता के नियम को मानता कौन है, क्या कहता है। इसका दावा है कि प्राकृतिक और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यह नियम कार्य करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति के हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अंतर्विरोध होते हैं, जिनके कारण उनके भीतरवाद प्रतिवाद में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से एक तीसरी अवस्था संवाद का उद्भव होता है। क्या होता है? संवाद का। संवाद वस्तुतः वाद प्रतिवाद ही कुछ विशेषताओं को जोड़कर तथा कुछ ही छोड़कर एक समझौते की तरह विकसित होता है। आगे चलकर संवाद खुद और बाद में बात बन जाता है तथा उसके विरुद्ध पुनः प्रतिवाद का विकास होता है। वाद प्रतिवाद तथा संवाद की त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से सारा विकास होता है। अतः विकास के लिए इंद्र या संघर्ष जरूरी है। इसमें मार्क्स के निषेध का नियम कहा जाता है, ठीक है। यह मार्क्स का निषेध का नियम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, आप सदैव ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम। इसमें एक बुनियादी ढांचा होता है तथा शेष ऊपरी ढांचे होते हैं। बुनियादी ढांचे मतलब उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को कहते हैं। उत्पादन प्रणाली से समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। समाज के शेष सभी ढांचे जैसे सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक, कला, सांस्कृतिक इत्यादि इसी से निर्धारित होते हैं तथा उत्पादन प्रणाली के बदले में वे बदल जाते हैं। मार्क्स का दावा क्या है कि हर समाज में 2 ऊपर तथा गरीब में विभाजित होता है। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रखने और शोषण सहने के मजबूर होते हैं। यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ है, बदले में रूपों में आज तक चला आ रहा है। इतिहास काल की व्याख्या का अर्थ यही है कि इन वर्गों के माध्यम से युगों में परिवर्तन समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है। मार्क्स के अनुसार क्या कहते हैं कि शोषित वर्ग की समस्याओं का ही समाधान है कि यह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे और वर्ग चेतना अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों की समझ पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है, क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों द्वारा समानार्थिक हृदय परिवर्तन के विचार में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार एक कल्पना है या गद्यार्थ नहीं है, ठीक है।
तो ये मार्क्सवादी के अनुसार कहता है। और मार्क्सवादी का मानना है कि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति है, कि धारणा में छुपी निजी संपत्ति ही समाज में विषमताएं पैदा करती है। इसके कारण एक वर्ग में पीढ़ी दर ठीक है पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर का संचरण होता रहता है, जबकि दूसरे वर्ग में पीढ़ियों गरीबी और शोषण झेलते रहने की मजबूर होता है। जब तक निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण विनाश नहीं होगा, तब तक समाज में मान्यता की स्थापना नहीं हो सकेगी। मार्क्स का दावा है कि क्रांति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरह से हमने मार्क्सवाद के बारे में उनका अवधारणा, नियम, सारा कुछ इस क्लास में आज बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मार्क्सवाद को पूरा मैराथन क्लास सीरीज लेकर के आऊँगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि को। वैचारिक पृष्ठभूमि में नवजागरण की प्रारंभ कैसे होती है, कब से मानी जाती है, और हिंदी साहित्य में नवजागरण काल या पुनः जागरण काल कब से प्रारंभ होती है, इन सभी तथ्यों को हम इस क्लास में आज बताने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पूर्ण जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ चिंतक लोग जो थे वो पूर्ण जागरण कह करके संबोधित किए, और कुछ पूर्ण उत्थान काल भी कहते हैं, तो कुछ अन्य नवजागरण काल कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने के अर्थ प्यारे साथियों कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज का संक्रमण ठीक है काल तीव्र गति से गुजरा, और कुछ चिंतक जो होते हैं इतिहासकार वे पुनः जागरण काल कह करके संबोधित किए हैं, और कुछ पुनः उत्थान काल कहते हैं, और कुछ अन्य जैसे नवजागरण काल कहते हैं। तो 3 नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है, किस शताब्दी का? तो 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी अब बदलाव का समय होती है। लोगों ने चेतना का विकास होने लग जाता है, नई नई विचारधाराएं, नई क्रांति की प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्रांति को, इस समय को नवजागरण काल कह करके संबोधित करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। क्या है? नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जगाने की दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम और हिंदू तत्व की टकराहट नहीं मानती है, न उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी को सुधार आंदोलन की व्याख्या हेतु इसी शब्द की उचित माना है। थर्ड पॉइंट है, नवजागरण एक विशेष प्रकार की संस्कृति संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराहट करके नई दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की अस्मृति भी नवजागरण का महत्व हिस्सा बनती है। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से पराजित होना, उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण 2 संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। किनके कथन में? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहना है कि नवजागरण 2 संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये किसकी कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, पुनः अब ध्यान रखेंगे। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाई ग्रहण करना चाहती है और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती है। संपूर्ण संस्कृति प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है, और यह समय नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे 2 जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम ठीक है का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समानता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ। सामासिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियां पहले टकराती है और फिर तटस्थ होती है, और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती है। घुलने मिलने पर का यही स्तर समसामयिक संस्कृति को जन्म देती है।
दूसरा, नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई है। अंग्रेजों को व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराजय ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं ने पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया था। दोस्तों, अंग्रेजों की नीतियां तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रचार इस संस्कृति के है समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक मीर को आघात पहुंचाया है। 10 है, अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेश नीति के तहत जमीन का नया बदलाव किया है, जिससे इसमें अपने आप में सिमटे हुए गांवों को जड़ता गया है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों को उपनिवेश का नीति था, उन्होंने क्या किया, जमीन का नया बदलाव किया, उसमें अपने अपने आप सिमटते चले गए, उन्होंने भारत को गुलाम बनाते चले गए। अंग शिक्षा माध्यम से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों में व्यापार की वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधाएं हुई। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ, मतलब खुला। यह नवजागरण ही है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय समाज रूढ़िवादी और धार्मिक संकीर्णता ने स्वयं यह ठीक है एक वर्ग को सोचने को मजबूर किया। अर्थात भारतीय समाज जो था वह पुराने रूढ़िवादियों से, संकीर्णताओं से घिरी हुई थी। ये सबको पता है कि उस समय बाल विवाह, ठीक है, आदि चीज़ें हमारे देश में घुल मिल गई थी। धार्मिक और विधवा विवाह, ये सब पर क्या था कि लोग पहले सती प्रथा, इन सभी चीज़ों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी। रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी। अपने स्वार्थ ने भारतीयों ने अनेक नियम कानून बना दिया, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। तो ये सब हमारे रूढ़िवादी धार्मिकता का संकीर्ण प्रभाव बना। आज भी हमारे हिंदू धर्म में रूढ़िवादी परंपरा चल रही है, उसे भी कुछ हट करने की जरूरत है। निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत थी, परंतु इसने दो संस्कृति के टकराहट के बीच आधुनिकता की प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण था, अर्थात उन्होंने भारत में सर्वप्रथम गोवा में पैर रखा। ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा। किस लिए? व्यापार के माध्यम से। और व्यापार करते करते उसने क्या किया, धीरे धीरे उपनिवेश बना दिया। धीरे धीरे पहले गोवा को अपने हैंड में किया, गुलाम किया, उसके बाद अन्य भागों को धीरे धीरे वे गुलाम करते चले गए। और आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई और विश्व चिंतन के तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। और इस तरह से ठीक आधुनिक भावबोध के संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई और विश्व चिंतन, विश्व पटल पर आधुनिक स्थापनाएं हुई और पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई, अर्थात 19वीं सदी में बात बनी। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ था। कहाँ पे? नवजागरण। लोगों में नव चेतना का आविष्कार होने लगा, नई तरीके से सोचने पर विवश हो गए और वहाँ से लोगों ने मतलब अपने देश को आज़ाद कराने में सफल होने लगे और उनको एक माध्यम बन गया, रास्ता मिल गया। और इतना ही नहीं, वे सब सोचने लगे कि हम कहाँ थे और अब कहाँ जाना चाहिए। तो वह समय सीमा मानी गई है प्लासी युद्ध के बाद, अर्थात 1757 ने। बहुत सारे विद्वान 1857 मानते हैं, 100 वर्ष के बाद। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नवजागरण जो है वह बंगाल से घटित हुआ था, प्रारंभ बंगाल से हुई थी और अंग्रेजों के अधीन होकर के उनकी विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था और स्वाभाविक है बंगाल को इसका लाभ मिला और वहाँ से नवजागरण आया। ठीक है, कहाँ से आया? तो बंगाल से। कलकत्ता की राजधानी कहाँ? बंगाल। और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नवजागरण परंपरा सांस्कृतिक को वैज्ञानिक तर्क, विधान और सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है, जिसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाने लगा।
ठीक है। ये आंदोलन बुद्धि और तर्क पर केंद्रित था, आस्था और कोरी भावुकता पर नहीं। उन्होंने भारतीय समाज में नारी और निम्न जातियों को शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया दोस्तों। थर्ड है, जहां सती प्रथा, ठीक है, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपरा व्याप्त थी। क्या थे? जहाँ पे सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोध परंपरा व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियां छुआछूत, सामाजिक आर्थिक शोषण का भी अधिकार होना पड़ा। इसके अलावा बाल विवाह, ठीक है, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी चलन हुआ था। ये था। यहाँ पे देखिए हमारे देश में सती प्रथा थी, अर्थात पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था। बालिका शिशु हत्या, अर्थात लड़कियों का जन्म हुआ तो लोग हत्या कर देते थे। ऐसी हमारे देश में मानसिकता घिरी हुई थी और ये व्याप्त परंपरा, व्याप्त घिनौना चीज़ें हमारे देश में फैली हुई थी। तो लोगों में चेतना हुआ, जैसे और नवजागरण काल में जैसे विवेकानंद होंगे, दयानंद सरस्वती हो गए, बहुत सारे विद्वान ने इसका घोर विरोध किया और घर घर में घूम करके हर समाज में, हर गली में इसका एक नई लोगों की चेतना का आविष्कार किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये सब गलत है। तब कहीं नवजागरण, तब आज मेरा देश इतना आगे निकल पड़ा है। तो इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी चलन था। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थी, इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे का परिवर्तन लाना जरूरी था। इन आंदोलनों का उद्देश्य था सुधारात्मक परिवर्तन लाना और सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी, उपयोगवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक परिवर्तन नहीं था। इन आंदोलनों के तरीके में लोग जागरूक करना, समाज करना तथा विधि कानून को माध्यम से सुधार करना, ये सब शामिल थे पॉइंट। ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय का सर्वप्रथम स्थान आता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने राजा के पद पर रहते हुए देश के अनेक कोनों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और लोगों की नवचेतना के बारे में जगाते हैं कि मेरा देश क्या है और क्या करना चाहिए। तो भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। यदि आपसे पूछेगा, मोस्ट पॉइंट है कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आप सदैव याद रखेंगे राजा राम मोहन राय को। प्रयासों से सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया और इन्होंने अंग्रेजों के साथ, ठीक है, और अपने मिल करके राजा राम मोहन राय ने पत्र लिखा और इस पर सती प्रथा का क्या किया, घोर विरोध किया और ईश्वर से इन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा काम पुनः सफल हो जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, और महती भूमिका निभाई। इन्होंने भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह पर बहुत ही घोर विरोध किया और एक समाज को नई चेतना, नई दिशा दिया। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का भी जमकर विरोध किया और बंद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। उन्होंने नारी और निम्न जातियों को शोषण के विरोध हिंदी भाषा के पक्ष में योगदान दिया। बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती, यदि हमारे देश में जाति या धर्म न होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। हमारे देश के रूढ़िवादी परंपराओं ने देश को घोर अंधकार में ले गया था दोस्तों। इसी के कारण मेरा देश पीछे चला गया और यह अंग्रेजों के हाथ में गुलाम बनते चला गया। कभी मुगलों के, कभी डच के, कभी फ्रांसीसी के, न जाने भारत में अनेक हजारों हजार साल मतलब गुलाम बन गया और अनेक लोगों के हाथ में। तो ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हम लोग कितने गिरे हुए थे, कितनी हमारी सोच छोटी थी। ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों एक ही नाम है। उन्होंने जाति उत्पीड़न को विरोध किया और जिन्होंने बेटियों के लिए एक नई शिक्षा का आविष्कार किया, स्कूल बनाए, खुद तो ठीक है अपने पढ़े, एक शिक्षिका के तौर पर सबसे पहले बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया सावित्रीबाई फूले ने। तो सभी समाज सुधारक, कर्मकांड, आधुनिक शिक्षा, पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार का विरोधी थे और भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है नवजागरण काल के लिए। राजा राम मोहन राय ने उपनिवेशों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद ने सरस्वती ने वेद का, तो तिलक ने, गांधी ने गीता का। तो ध्यान रखेंगे, गांधी ने गीता का, सरस्वती ने वेद का और तिलक और दोनों मिलकर के गीता का। और
विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का दर्शन किया अर्थात सहारा लिया। इनके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्यडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। दोस्तों, स्पष्ट है कि उनके विचारों की नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालिक समाज की ज्वलंत समस्याओं ने निम्न किया था। ठीक है, उसके बाद पुनः है जागरण का प्रभाव। क्या है जागरण का प्रभाव, इस पर भी ध्यान रखेंगे। जैसे नव जागरण, यहाँ पे नव जागरण हो जाएगा। नव जागरण के आधुनिक भावबोध में लोगों का जागरूक किया, लोगों में अंग्रेजों के उत्पीड़न का समझाया गया। अंग्रेज किस प्रकार से लोगों पर उत्पीड़न कर रहे थे, इसके बारे में अंग्रेजों को मतलब भारत के लोगों को समझाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ इसको विद्रोह के रूप में खड़ा किया गया भारतीयों को। किसानों ने अपनी दुर्दशा के कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजी की नीतियों को मानना, यही कारण था कि 20वीं सदी में आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अंग्रेजों ने भारत शोषण आर्थिक संदर्भ में प्रारंभ किया और शिक्षा, आधुनिक ज्ञान विज्ञान लेस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को पोल खोल दी। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगा। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों का अभिव्यक्ति किया। इसमें नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। उन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांग को रखना शुरू किया और कांग्रेस की स्थापना 1885 से इस क्रम महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझाया और उन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद की जो अवधारणाएं मुकम्मल रूप से लेने लगी थी, उसने आगे की स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया और भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब बात करेंगे स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन ने इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलनों, असंवैधानिक सुधारों और देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में प्रस्थापित किया जाता है। दोस्तों, और एक लास्ट नवजागरण मात्र सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण के विरोध में विद्रोह था। बिल्कुल, नवजागरण जो था वह केवल सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय जनता के ठीक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाना था, अपना देश स्वतंत्र कराना था। तो देखिए, कोई भी देश को, कोई भी लोग, अधिकतर लोगों को आप संगठित कर सकते। धार्मिक की दृष्टि से यदि आप संगठित करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, लोग ज़्यादा इकट्ठा होंगे। जैसे चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे अनेक देख ले राष्ट्रवादी नेता हैं, वो धर्म का जरूर लिया है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि धार्मिक चीज़ों को, ठीक है, सहारा लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के अपने आप को एक नई दिशा, ठीक है, वे समाज में खड़ा रहे, कोई संसद बन रहे, कोई विधायक बन रहे, तो वे धर्म का ही पक्ष ले रहे हैं और समानता विरोधी था। काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार हुए और धीरे धीरे यह समाजवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। दोस्तों, और देश में 3 क्षेत्रों को नवजागरण का समय माना जाता है, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, हिंदी प्रदेश, ये नवजागरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ये सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जिस तरह से यूरोप में पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा साहित्य का प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर मुड़े, उसी तरह पुनः जागरण में धर्म और ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में नवजागरण का संबंध भाषा और धर्म से रहा है। यहाँ पर पहला नवजागरण का गौतम बुद्ध आविर्भाव से मार्ग से आया है। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य की बीच में भेद को मिटाया। उन्होंने सांस्कृतिक भाषा के स्थान पर जन भाषा पाली भाषा का उन्होंने उपदेश दिया था। दूसरा नवजागरण काल कब आया, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दूसरा नव भक्ति काल में दिखाई दिया। उत्तर भारत में देसी भाषाओं को उदय, समस्या, आंदोलन का मूलधार भी धर्म ही, यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म जाति का संकीर्णता से बाह्यडम्बरों का गहरा प्रभाव पड़ा है।
कुछ विद्वान जो हैं इस्लाम के आगमन में भारतीय इतिहास का पहला नौजागरण मानते हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण बुद्ध और के आविर्भाव उसी समय से माना जाता है। पहली दृष्टिकोण से 19वीं सदी का नौजागरण काल भारतीय इतिहास का दूसरा नौजागरण और दूसरी दृष्टि से तीसरा नौजागरण काल माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।